पॉलिटिकल पावर सेंटर में अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ता बनते बनते रह गया। दरअसल कई उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले। ऐसा लग रहा था कि बात बन जाएगी, फिर बात बिगड़ती नजर आती थी और आखिरकार आज आम आदमी पार्टी ने फैसला ले लिया कि वो 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और इनमें से 11 तो ऐसे नाम हैं जहां पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। इसका मतलब यह है कि आधिकारिक तौर पर भले ना कहा जा रहा हो कि अब राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन अब गठबंधन के मामले में हरियाणा में दोनों साथ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लोग संगठन का काम जमीन पर कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा बातचीत करके निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें हम सब सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब समय ही कम बचा हुआ है। मैं 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी कर रहा हूं। पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए। आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ हैं। उन 20 कैंडिडेट्स को बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। उसमें 11 सीटें बैठी है जहां कांग्रेस ने भी पहले अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। देखिए, इस पीसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो पूछिए। उन सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। तो संविधान बचाने के नाम पर जो बड़ा गठबंधन तैयार हुआ था वो देखिए यहां पर कैसे धड़क चुका है और कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया, जहां पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। वो आपके सामने पूरी लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। उचाना कला है, मेहम है, बादशाहपुर है, नारायणगढ़ है, समालखा है, डौवाली है, रोहतक, बहादुरगढ़, बादली, बेरी और महेंद्रगढ़। दरअसल ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और यहां पर अब आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेगा। श्री बिल्कुल, अब विनेश फोगाट की बात कर लेते हैं। रेसलिंग से सियासत के मैदान में आए विनेश फोगाट अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। दरअसल उन्होंने मेडल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने यह कह दिया है कि मेडल के नाम पर विनेश राजनीति कर रहे हैं। दुर्भाग्य है देश का ही, वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था। ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। कोई सहायता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस की नेता और पहलवान विनेश फोगाट ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। कोई सहायता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। पिछले महीने ओलंपिक में महज 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया। बाद में ओलंपिक संघ में अपील की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और विनेश को बिना मेडल देश वापस लौटना पड़ा। अब विनेश फोगाट राजनीति के अखाड़े में उतरी हैं और सबसे पहले मेडल ना आने का मुक्का बीजेपी पर मारा, जिसके बाद भारतीय कुश्ती संघ ने कहा विनेश आरोप लगाने की आदी हो चुकी है। नियम के तहत उनको जितनी सुविधा, जितना जो जरूरत थी मुहैया कराना चाहिए था वो उनको मुहैया हुआ है। वह आरोप लगाने की आदी हो चुकी हैं, तो इसलिए उनका आरोप कोई मायने नहीं रखता। UWW प्रेसिडेंट के पास हम लोग गए। UWW प्रेसिडेंट ने अपनी पूरी प्रेस रिलीज जारी की है। तो यह आरोप लगाना उनका गलत है कि भारत सरकार ने या भारतीय कुश्ती संघ ने या ओलंपिक संघ ने उनकी कोई मदद नहीं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब मेडल पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने 7 तारीख को ही ये कह दिया था आपके ही चैनल में इंटरव्यू में कि 1-2 दिन के अंदर ये ठीकरा फोड़ेगी। अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी, स्क्रिप्ट कांग्रेस तैयार करेगी, वो बोलेगी और वही हुआ। अब ये अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगी और अब देखिए इन्होंने ओलंपिक संघ यानी भारतीय दल के ऊपर ठीकरा फोड़ा और दबे जबान से भाजपा का और सरकार का भी नाम इन्होंने लिया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि सरकार की तरफ से मेडल लाने के लिए जो भी हो सकता था वो किया गया।
अब सवाल ये कि जब सरकार ने पूरी मदद की तो फिर विनेश मेडल ना आने का ठीकरा बीजेपी और सरकार पर क्यों फोड़ रही हैं? क्या हरियाणा चुनाव में सियासी फायदे के लिए उन्होंने मेडल का मुद्दा छेड़ा है? और हरियाणा चुनाव से जुड़ी ही अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक प्रत्याशी हैं बीजेपी की सुनीता दुग्गल। उन्होंने जो बातें कही उसको लेकर अब बड़ा विवाद हो सकता है। सुनीता दरअसल सांसद भी रह चुकी हैं और इस बार बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया। आज नामांकन के बाद सुनीता दुग्गल ने मंच से लक्ष्मण नापा को काफी सुनाया, जुआरी से लेकर दारूबाज कह दिया। अब इस पर नापा लाल पीले हो गए, मानहानि का दावा ठोक रहे हैं। बयान ने जातीय विवाद भी ले लिया है, चूंकि नापा जिस ओड समाज से आते हैं उसने सुनीता के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जे तुसी मैनू विधायक बनाओगे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ दारू ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਸੱਟਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास दिलानी हूं। आज का जो भाषण मैंने सुना है तो मुझे ये लगता है कि ये जो मैडम सुनीता दुग्गल अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। आपके पर्सनल जीवन से तो किसी का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं आज ही मानहानि का नोटिस दे रहा हूँ। हमारे लीगल एडवाइजर महेश तेजा जी यहाँ हैं और हम इसे जल्दी कोर्ट में इन्हें घसीटेंगे। गुजरात में दरअसल गणेश पंडाल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। सूरत में एक पंडाल में घटना सामने आई थी, उसके बाद से वहां पर बहुत ज्यादा तनाव व्याप्त था, लेकिन पुलिस ने अब इस मामले में कठोर कार्रवाई की है और खबर यह है कि बुलडोजर चलाकर एक एक उपद्रवी का वहां पर मुकम्मल इलाज किया जा रहा है। कोई सीधा चल नहीं पा रहा तो कोई लंगड़ाते हुए चल रहा है। तस्वीरों को समझें तो किसी के पैर में चोट है तो किसी की कमर में। ये उस पत्थरकांड के आरोपी हैं जिन्होंने रविवार को गणपति उत्सव के रंग में भंग डालने की कोशिश की थी। सूरत पुलिस ने पत्थरबाजी के 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस ने इन आरोपियों के साथ क्या किया है। बताया जा रहा है कि सूरत के सैयदपुरा में गणपति पंडाल पर कल रात करीब 10:30 बजे उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया और पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सैकड़ों की भीड़ रोड पर थी। माहौल इस कदर खराब हो गया कि रात करीब 12:30 बजे दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, तोड़ फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो किया गया तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने भी बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहां से बिखेरा और साथों साथ पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी प्रभावित इलाके में पहुंचे और तब पुलिस ने पत्थरबाजों को पकड़ने की कार्रवाई तेज की। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। मंत्री के एक्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और पत्थरबाजी करने और बवाल करने वाले 2.5 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना से इलाके में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई। सुबह गणपति पंडाल में मंत्री हर्ष सांघवी ने आरती की और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद दोपहर होते होते उत्सव के उपद्रवियों के अवैध कब्जे पर सूरत प्रशासन का बुलडोजर चल गया। जिस जगह गैर कानूनी तौर पर एनक्रोचमेंट किया गया है, उस एनक्रोचमेंट जो एसएमसी की खुद की जगह पे हुआ था, उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए एसएमसी ने जगह आइडेंटिफाई की थी, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है।
और अब बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की जांच से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनआईए जो इस मामले की जांच कर रही थी, उसने अपनी चार्जशीट 4 आरोपियों के खिलाफ दायर कर दी है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मल्लेश्वर में बीजेपी दफ्तर उड़ाने की साजिश थी। इस चार्जशीट में यह बड़ा दावा किया गया है कि मल्लेश्वर में बीजेपी दफ्तर को उड़ाने की साजिश रची गई थी। आईईडी से उड़ाने की साजिश, हालांकि उसे नाकाम किया गया था। 22 जनवरी 2024 को ताहा शाहबेज ने यह साजिश रची थी। और कानपुर ट्रेन कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। एटीएस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। टीम ने साजिश के सबूत भी वहां से इकट्ठा किए हैं। तो घटनास्थल पर इस वक्त एटीएस की टीम 1 दर्जन संदिग्धों से भी उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को सिलेंडर और बारूद से उड़ाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया है। एटीएस भी अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस मामले का मास्टरमाइंड है कौन। रेल ट्रैक के पास सिलेंडर, बोतल में पेट्रोल, और झोले में बारूद के साथ माचिस। ये वो संदिग्ध सामान है जिसे पुलिस ने उस जगह से जब्त किया जहां रविवार की रात ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। सवाल ये है कि क्या ट्रेन को उड़ाने की साजिश के तहत यहाँ पर इस सिलेंडर को लाया गया था? क्या ट्रेन को निशाना बनाने के लिए बारूद और पेट्रोल रखा गया था? यूपी पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और आतंकी हमले के एंगल से घटना की जांच कर रही है। एक पॉसिबल डिरेलमेंट का प्रयास किया गया कालिंदी एक्सप्रेस को, और हम लोग सभी पहलू पे इसको देख रहे हैं। जिला पुलिस भी इस पे कार्यरत है और हम लोग अपने एटीएस से भी अलग से टीम हमारी इस पे कार्यरत। सभी पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं और पुराने घटनाओं के साथ भी इसको जोड़ के देखेंगे। जैसे कोई बात सामने आएगी आपके सामने रखेंगे। पुलिस ने ट्रेन को डीरेल करने की साजिश के मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये उन्हीं की तस्वीर है। पुलिस ने उस दुकान का भी पता लगा लिया जिसके झोले में पेट्रोल और बारूद मिला है। पुलिस सूत्रों की माने तो झोला कन्नौज के झिबरा मऊ की दुकान का है। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से जानकारी जुटाने में लगी है। घटना रविवार की रात 8:30 बजे की है, जब कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस बर्राजपुर स्टेशन से आगे बढ़ी तो लोको पायलट को इंजन से भारी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और जानकारी आगे बढ़ाई। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही कानपुर और आसपास की पुलिस एक्टिव हुई, मौके पर पहुंची। जिस जगह पर संदिग्ध विस्फोटक मिले उसे घेर दिया गया और आसपास जांच पड़ताल शुरू की गई। और फिर तो चौंकाने वाले खुलासे होते चले। कानपुर का शिवराजपुर क्षेत्र है और ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर कालिंदी एक्सप्रेस रात में गुजर रही थी, जिस दरमियान यहाँ पर रेलवे ही ट्रैक पर एक एलपीजी गैस का सिलेंडर भरा हुआ रखा गया था। ट्रेन गुजर रही थी तो ये ट्रेन उस एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। रविवार रात से ही कानपुर पुलिस और एटीएस की टीम इस साजिश के तार को खंगालने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साजिश में कांग्रेस का कनेक्शन बताकर निशाना साधा। एक खास वर्ग के लोगों को अभी
नहीं, सब पर्दा खुला है। खास वर्ग के लोगों को टूल किट बनाया जा रहा है भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए, भारत के रेल को टारगेट करके देश में दहशत फैलाने के लिए। किसी घटना पर राहुल गांधी का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, किसी टूल किट का आया? किसी का नहीं आया। कांग्रेस पर आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस की जुबान आखिर खुल क्यों नहीं रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस अब पलटवार कर रही है। मोदी जी ने बोला क्या कानपुर पे? मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं सुनाई दी। प्रधानमंत्री कौन है देश के? मोदी। मंत्री कौन है? गिरिराज। और जवाब दे राहुल गांधी। सरकारें आपकी चल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे रेल हादसों को, आप सैबोटाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जवाब राहुल जी से मांगते हैं। हाल ही के दिनों में ट्रेन को डीरेल करने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन पटरी से डीरेल हो चुकी है। अब इस घटना के बाद सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सीरियल साजिश है जिसमें ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है? कानपुर ट्रेन कांड के आतंकी साजिश के एंगल से जांच शुरू हो गई है। खुफिया एजेंसी एनआईए, यूपी एटीएस समेत तमाम एजेंसियों ने शुरुआती तफ्तीश शुरू की। आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का शक। आतंकी एंगल का शक इसलिए भी है क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के आतंकी फरहतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने स्लीपर सेल से ट्रेन को डीरेल करने की बात कह रहा था। यह आतंकी भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। इसने वीडियो में जो बातें कही थी उससे मिलते जुलते सबूत कानपुर की साजिश में मिले हैं। तो ट्रेन पलटने वाली साजिश सिर्फ कानपुर में नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई जो सवाल खड़े करती है। 8 सितंबर की घटना याद कीजिए जब भिवानी से प्रयागराज जा रही ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। ये 8 सितंबर। और इससे पहले 24 अगस्त फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का एक गट्ठर पड़ा हुआ मिला था जिसकी वजह से हादसा हो सकता था। फिर 16 अगस्त की तारीख जब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे जो कानपुर के पास पटरी से उतर गए थे, 22 डिब्बे। फिर 30 जुलाई की घटना जब झारखंड में ये घटना हुई थी, हावड़ा मुंबई ट्रेन पटरी से उतर गई थी, इसके डिब्बे पटरी से उतर गए थे। तो इसीलिए ये एक के बाद एक जो ये इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो साजिश की तरफ इशारा करती हैं। अखिलेश। बिल्कुल। और अब बात करेंगे अजमेर की। सवाल ये कि क्या अजमेर डूबने वाला है? यहाँ पर फौज सागर झील है, झील में दरार आ गई है। वक्त रहते अगर इसे नहीं भरा गया तो पूरा शहर जलमग्न हो सकता है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। कुदरत की टेढ़ी चाल, सैलाब से बुरा हाल। झील में दरार, अजमेर में हाहाकार। क्या राजस्थान का अजमेर डूब जाएगा? इस डर के साए में पिछले कई दिनों से अजमेर का एक एक बाशिंदा जी रहा है क्योंकि फौज सागर झील में आई दरार ने पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि रात के अंधेरे में प्रशासनिक अधिकारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है जो झील में आई दरारों को भरने में लगी है। पाल से आ रहे पानी को रोकने के लिए 1000 बजरी से भरे कट्टे लगाए गए हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी झील के पाल से पानी रुक नहीं रहा है। और अब झील के विस्फोट से अजमेर को बचाने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। 40 से ज्यादा जवानों को इस काम में लगाया गया है। शासन प्रशासन की टेंशन इसीलिए भी बढ़ी है कि अजमेर में लगातार बारिश हो रही है जिससे फौज सागर झील में पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर झील फटी तो अजमेर में बाढ़ आ सकती है। अजमेर में बारिश का तांडव देखा जा रहा है। यही वजह है कि अजमेर की मशहूर
फॉय सागर झील ओवरफ्लो हो चुकी है। ये पहली बार ऐसा नजारा हमें जिंदगी में देखने को मिला है कि हमारी ये छलक रही है और इसका पानी हमारे यहाँ जोधपुर के पिचाक तालाब तक पहुँच चुका है और लगता है इस बार ये नदी गुजरात के कच्छ तक पहुँच जाएगी। अजमेर दोहरे संकट में है। एक तरफ सड़कों पर पानी है तो दूसरी तरफ झील फटने का डर है। उधर प्रशासन पिछले 20 दिनों से ट्रैफिक रूट बदलने में ही उलझा हुआ है, लेकिन सवाल बड़ा है कि जब सड़कों पर गाड़ियां चल ही नहीं पाएंगी तो रूट बदलने से क्या फायदा, क्योंकि लोग गाड़ियां चला कम खींच ज्यादा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अजमेर के लोग अपनी इस हालत पर आंसू बहा रहे हैं। कई कॉलोनी ऐसी हैं जिनके घरों तक में पानी घुस गया है, जिसने अजमेर के स्मार्ट सिटी और नगर निगम के सभी हवाई दावों की पोल खोल दी है। जनता प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए है कि जल्द ही जलभराव की निकासी हो और जिंदगी सामान्य हो जाए, लेकिन प्रशासन रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, मंकी पॉक्स के एक संदिग्ध का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया है। दरअसल हाल ही में विदेश से लौटा था ये मरीज। कल टेस्ट के बाद इसे आइसोलेट किया गया था। आपको बता दें कि मरीज में दक्षिण अफ्रीका में एमपॉक्स वायरस की पुष्टि हुई और पूरी तरीके से अब ये स्वस्थ बताया जा रहा है। जुलाई 2022 से अब तक की बात की जाए तो 30 ऐसे केस सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ये ग्रेड 2 का वायरस है, जो ज्यादा खतरनाक नहीं। ग्रेड 1 वाले वायरस ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। संदिग्ध का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया है। दरअसल हाल ही में विदेश से लौटा था ये मरीज। कल टेस्ट के बाद इसे आइसोलेट किया गया था। आपको बता दें कि मरीज में दक्षिण अफ्रीका में एमपॉक्स वायरस की पुष्टि हुई और पूरी तरीके से अब ये स्वस्थ बताया जा रहा है। जुलाई 2022 से अब तक की बात की जाए तो 30 ऐसे केस सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ये ग्रेड 2 का वायरस है, जो ज्यादा खतरनाक नहीं। ग्रेड 1 वाले वायरस ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यूपी में 69,000 शिक्षक बहाली विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कानूनी पहलू देखकर फैसला लेंगे। सरकारी कार्यक्रम से लौटते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने मोकामा में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह से उनके गांव में मुलाकात की। मणिपुर की खराब होती स्थिति पर छात्रों का राजभवन मार्च, डीजीपी को हटाने की मांग की। कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में सीपीएम का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाल बाजार में निकाला मार्च। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। 14 सितंबर को हरियाणा में प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। कुरुक्षेत्र में होगी पहली चुनावी सभा। अंबाला शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असीम गोयल ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव ने नामांकन भरा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत मौजूद रहे। जम्मू नॉर्थ सीट से बीजेपी के अरविंद गुप्ता ने नामांकन भरा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के साथ रोड शो किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर कहा 370 वापस लेकर आएंगे। महाराष्ट्र में बहुजन वंचित अघाड़ी के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद, छोटे दलों को साथ लेने की तैयारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।